नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आने का जो उद्देश्य है उसमें जो है कि एक चैप्टर वाइज बहुत ही संक्षिप्त रूप में भारतीय इतिहास का अवलोकन करना है। और इस अवलोकन के क्रम में भारतीय इतिहास का सबसे प्रथम चैप्टर जो है वह प्रगतिहासिक काल है। यद्यपि अगर हम विगत वर्षों में जेपीएससी के जो संपन्न हुए एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो 6 जेपीएससी है, चाहे वो 7 जेपीएससी है या 21 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया बैकलॉग की परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के प्रश्नों के प्रारूप को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल से 5 प्रश्न जो पूछे गए हैं उनमें से हड़प्पा से हमारे प्रश्न आए हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन काल के संपूर्ण कालखंडों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन कालखंड का जो प्रारंभ होता है वह लगभग 5 लाख बीसी से अर्थात ईसा पूर्व से वह प्रारंभ होता है। 5 लाख बीसी से लेकर के 7वीं से 8वीं सदी तक के इतिहास को प्राचीन भारतीय इतिहास या प्राचीन कालखंड के अंतर्गत में रखा जाता है। और इसके अंतर्गत में कई हमारे चैप्टर्स आते हैं। जैसे हमारा चैप्टर्स जो है कि हमारे जो आ रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जैसे हमारा कौन सा है कि जैसे हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे आ रहा है पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना चाहिए, हमें जो है कि पढ़ना चाहिए वह है आपका प्रागैतिहासिक काल। ये पहला चैप्टर हमें जो है कि अध्ययन करना चाहिए। इसका कालखंड है 5 लाख बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक। अब इसके बाद हमें जो है ताम्रपाषाण काल आता है, इसके बाद हमारा जो है हड़प्पा काल आता है, फिर से एक ताम्रपाषाण काल आता है, उसके बाद वैदिक काल है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। वैदिक काल के बाद वैदिकोत्तर काल है 600 से 400 बीसी के मध्य में। इसी 400 से 600 मध्य के बीच के कालखंड को हम वेदांग काल भी कहते हैं, इसी को हम सूत्र काल भी कहते हैं, इसी को जो है कि हम बुद्ध और महावीर का काल भी कहते हैं, इसी को हम 16 महाजनपद का काल भी कहते हैं। तो इसके बाद वैदिकोत्तर काल या 16 महाजनपद के काल के बाद मगध साम्राज्य के उत्थान का काल आता है। उसके बाद हमारा जो है कि मौर्य साम्राज्य का काल आता है 3rd बीसी से लेकर के 4th बीसी से लेकर के 2nd बीसी तक का जो कालखंड है। फिर हमारा मौर्योत्तर काल आता है 3rd बीसी से या 2nd बीसी से लेकर के 3rd एडी तक का काल आता है। उसके बाद हमारा गुप्त काल आता है, उसके बाद हमारा गुप्तोत्तर काल आता है, उसके बाद हमारा हर्ष काल आता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। बीच में एक हमारा संगम काल है जो 3rd बीसी से लेकर के 3rd एडी के कालखंड को समेटे हुए। तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास में हमें कई चैप्टर्स पढ़ने हैं। उनमें से पहला चैप्टर जो है, जो हमारे एनसीईआरटी या जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस हैं, उन सारे सिलेबस को अध्ययन करते हैं तो हमारा एक प्रथम चैप्टर जो उभर करके आता है वह है हमारा ये प्रागैतिहासिक काल। और ये प्रागैतिहासिक काल जो है 5 लाख बीसी से 3000 बीसी के मध्य में है। ये संपूर्ण प्रागैतिहासिक कालखंड को अगर हम देखें तो इसे 3 उप कालखंडों में हम बांट करके जो है अध्ययन करते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल जो है उस पर हम लोग यहाँ पे जो है कि हम लोग बात कर लें। ये प्रागैतिहासिक काल को हम जो है 3 भागों में इसे बांटा जाता है। इतिहासकार और पुरातत्वविद जो है इसे 3 भागों में इन्हें बांटा है। पहला है हमारा पुरापाषाण काल। ये हमारा पुरापाषाण काल, इसका पीरियड है हमारा 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का जो पीरियड है ये हमारा पुरापाषाण काल है। दूसरा हमारा है मध्यपाषाण काल। दूसरा पीरियड हमारा है मध्यपाषाण काल। इसका पीरियड हमारा जो है 9000 बीसी से लेकर के 5500 बीसी तक का जो कालखंड है ये हमारा जो है कि मध्यपाषाण काल का पीरियड है। और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। ये नवपाषाण काल का पीरियड जो है वह है आपको
5000 BC से लेकर के वह 3000 BC तक का पीरियड हमारा जो है, ये 3 उप कालखंडों में प्रागैतिहासिक कालखंड को बांटा गया है। पुनः पूरा पाषाण काल को जो है कि वो 3 उप कालखंडों में बांटा गया है। अब ये 3 उप कालखंड कौन कौन से हैं? तो ये पूरा पाषाण काल जो है इसे फिर पुनः जो है 3 उप कालखंडों में बांटा गया है। एक बांटा जाता है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। इसका पीरियड जो है वह 5 लाख BC से लेकर के 50,000 BC तक के कालखंड में इसे बांटा गया है। दूसरा कालखंड है मध्य पूरा पाषाण काल। तो इसे बांटा गया है आपको 50,000 BC से 40,000 BC के मध्य में आपको इसे बांटा गया है। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। इसकी जो अवधि है वह अवधि 40,000 BC से लेकर के 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC के मध्य में आपको बांटा गया है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल जिसका संपूर्ण काल 5 लाख BC से 3000 BC है, इस पूरे प्रागैतिहासिक काल को 3 उप कालखंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख BC से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल 9,000 BC से 5500 BC और नव पाषाण काल 5,000 BC से 3,000 BC। पुनः पूरा पाषाण कालखंड को जो 5 लाख BC से 10,000 BC है, इसे 3 उप कालखंडों में पुनः बांटा जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख BC से 50,000 BC, मध्य पूरा पाषाण काल, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मध्य पाषाण काल है, देखिए यहाँ मध्य पाषाण काल है और यहाँ पे मध्य पूरा पाषाण काल है। तो मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 BC से 40,000 BC और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 BC से 10,000 BC। ये जो कालखंड जो बांटे गए हैं, ये कालखंड बांटने का जो आधार है वह आधार है कि इस कालखंड के जो मानव समुदाय हैं, वो मानव समुदाय जो अपने जीवन में औजारों का जो उपयोग करते हैं, सामग्रियों का जो उपयोग करते हैं, उन औजारों में होने वाले परिवर्तन, उनके आकार में परिवर्तन, उनके उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री में परिवर्तन, उनके तकनीक में परिवर्तन, उनके आकार में परिवर्तन, उनके प्रकार में परिवर्तन, इन सारे उनके आकार, प्रकार, तकनीक और सामग्री में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर हमारे पुरातत्वविद और इतिहासकार लोग जो है कि इन संपूर्ण कालखंड को, इस विशाल कालखंड को, लगभग 5 लाख साल के इतिहास के कालखंड को 3 उपवर्गों में विभाजित किया है। यह प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक काल की अपनी विशेषता है। सबसे पहले मैं 2 मिनट उस विशेषताओं पर हम दृष्टिपात करें। हम प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिस काल में लोग पढ़ने और लिखने के लिए नहीं जानते थे। पढ़े लिखे जाने का कोई प्रमाण आज आधुनिक मानव प्राप्त नहीं कर सका है। लोग जो है प्रकृति जीवी थे और इस दौर में जो भी इतिहास लिखा गया है और जो कुछ भी समझा गया है वह इस काल के मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री के ऐतिहासिक विश्लेषण, पुरातात्विक विश्लेषण के आधार पर ही उनके बारे में जो है विश्लेषण किया गया है और उनके बारे में रचना की गई है और वही चीज़ें जो है कि हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे ये प्रागैतिहासिक जो कालखंड है वह एक विशाल कालखंड है और पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही इनकी जो है कि विश्लेषण की जाती है। अब यहाँ पर हम लोग एक खंडावार जो हम लोग विवेचना हमने किया, उस खंडावार विवेचना में हम इनके सारे कालखंडों की क्या क्या विशेषताएं रही, उनकी क्या क्या सामग्रियां रही, उन सामग्रियों के आधार पर हम जो है कि बात हम लोग करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निम्न पुरापाषाण काल। ये निम्न पुरापाषाण काल की अवधि है आपको 5 लाख BC से 50,000 BC।
इस काल के मानव जो है किस प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते थे उसके बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। अब देखिए, ये जो पूरा जो अवधि है, ये पूरा जो दौर है, इस दौर को जो है कि हम एक चार्ट के माध्यम से आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कम समय में हमारा जो है कि वो हो जाएगा इसी उद्देश्य से। तो देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि जो है वह अवधि हमारी 5 लाख से 50,000 BC है। और इस अवधि में हमारी सामग्री के तौर पे जो औजार बनाए जाते थे, वो औजार किन सामग्रियों के बनाए जाते थे? तो औजार बनाए जाते थे क्वार्जाइट पत्थर के। क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन, ये 3 प्रकार की सामग्रियों का उपयोग जो है इस दौर के मानव जो है वो करते थे। और इस दौर के मानव कुछ हमें हथियार बनाया है, और वो हथियार का नाम है हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर और डिस्क्वाइड कोर्सेज। हैंड एक्स अर्थात हस्त कुठार, हस्त कुठार वो बनाते थे, चीरने का औजार बनाते थे, गंडासे बनाते थे और गोलाकार औजार का निर्माण करते थे। ये जो है कि हमारे औजार के रूप में निम्न पूरा पाषाण काल में हमारे जो है कि इस काल के मानव बनाते थे। और इस काल का जो तकनीक था, औजार जो होते थे वो बहुत भारी भरकम होते थे, बड़े बड़े होते थे, वो बोल्डर की तरह दिखता था। इसलिए इस काल के टेक्नोलॉजी को कोंग्लोमेरेट बोल्डर टेक्निक के नाम से जो है इतिहास में जाना जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल के मानव जो है इन सामग्रियों का जो है कि वो प्रयोग करते थे। निम्न पूरा पाषाण के बाद हमारा आता है मध्य पूरा पाषाण काल। और मध्य पूरा पाषाण काल का अवधि है 50,000 BC से 40,000 BC। इस काल के जो मानव हैं वह मानव किन सामग्रियों का प्रयोग करते थे? तो इस काल के मानव पहले से चले आ रही जो सामग्री थी, जैसे क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, उसका तो प्रयोग करते ही करते थे। लेकिन इस काल में कुछ नवीन सामग्रियों से भी वो परिचित हो गए थे, और वो नवीन सामग्री आकर के जुट गई थी फ्लिंट। अर्थात हमारे मध्य पूरा पाषाण काल में हमारे इस काल के मानव जो हैं वह क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन तथा फ्लिंट जैसे सामग्रियों का, पत्थरों का प्रयोग करते थे। और इस काल में कुछ नवीन प्रकार के औजार को इन्होंने विकसित किया था, और वो औजार था आपका फ्लेक और ब्लेड। 2 प्रकार के नए औजार जुट गए। पहले से चले आ रहे औजार तो इस काल में तो उपयोग हो ही रहा था, हैंड एक्स, क्लीवर, डिस्क्वाइड कोर्सेज और चॉपर का प्रयोग तो हो ही रहा था। लेकिन इस काल में जाकर के फ्लेक और ब्लेड नामक 2 नवीन प्रकार के जो है कि औजार की सामग्री जो है इस कालखंड में आकर के हमारी जुट गई। इस काल में कुछ नई टेक्नोलॉजी भी जुटी, जैसे कोंग्लोमेरेट बोल्डर टेक्नोलॉजी तो थी ही थी, लेकिन इस काल में हमारा जो है फ्लैकिंग टेक्निक भी आकर के हमारी जो है कि जुड़ गई। अब आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल की जो अवधि है वह 40,000 BC से 10,000 BC के बीच की अवधि है। और इस काल खंड में पहले से चले आ रही सभी सामग्रियां, क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, फ्लिंट तो था ही था। इस काल में 2 नए प्रकार की सामग्रियां जुट गई, चट तथा पशुओं की हड्डियां। इनका भी उपयोग जो है कि अपने औजार के तौर पर, औजार बनाने के तौर पर इन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा था। और इस काल में पहले से चले आ रहे औजार जैसे हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, डिस्क्वाइड कोर्सेज, ये जो तो था ही था, प्लस मध्य पूरा पाषाण काल के फ्लेक और ब्लेड तो थे ही थे। लेकिन इस काल में 2 नवीन प्रकार के हमारे जो हैं कि औजार बने, और ये औजार था हमारा साइड स्क्रैपर अर्थात खुरचनी, और ब्यूरिन। ब्यूरिन का मतलब है रंदा, जो इस काल में हम लोग देखेंगे कि उच्च पूरा पाषाण काल में इस दौर के मानव जो है वह रॉक पेंटिंग करता है, पत्थरों पर जो है कि अपने मनोभाव को उकारता है, जिसके प्रमाण भीमबेटका से हमें मिलता है, महाराष्ट्र के जलगांव के निकट से पटने नामक जगह से मिलता है, और हमें बेलन घाटी से भी हमें जो है इसके प्रमाण मिलते हैं। तो उच्च पूरा पाषाण काल के रॉक पेंटिंग के प्रमाण जो मिलते हैं, और जो रॉक पेंटिंग जो बनाया जाता है उसके लिए ब्यूरिन का जो है कि प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे, और इस काल में जो टेक्नोलॉजी है, पहले से चली आ रही टेक्नोलॉजी तो थी ही थी, इसमें नई टेक्नोलॉजी जुड़ गई है, हमारी फ्री फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी जो है कि इस काल में जो है कि हमारी जुड़ी। तो ये हमारा जो है कि पूरा पाषाण काल का जो दौर है, ये दौर जो है
कि हमको यहाँ पर जो है कि देखने के लिए मिलता है। और इस पूरा पाषाण काल में हमें जो है कि कुछ बातें उभर करके आती हैं कि क्या इस पूरा पाषाण काल के जो मानव हैं क्या वो कला में रुचि रखते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो कला में रुचि रखते हैं। और जो रॉक पेंटिंग जो पटने नामक जगह से, भीमबेटका नामक जगह से और बेलन घाटी नामक जगह से जो हमें प्राप्त होते हैं, वो इनके कलात्मक रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति को ही जो है कि यह प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में बताता है। पुनः अगर हम बात करें कि क्या पूरा पाषाण काल के मानव के कुछ अवशेष मिले हैं, तो समान तौर पर पूरा पाषाण काल के मानव के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। प्रश्न पूछता है कि क्या पूरा पाषाण काल के मानव के अवशेष बहुतायत मिलते हैं, तो नहीं, बहुतायत नहीं मिलते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है 1987 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के मानव की एक खोपड़ी मिली है जिसकी प्रजाति है होमो इरेक्टस का, और ये प्राप्त होता है हमें मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक जगह से। और हथनौरा नामक जगह से जो है कि हमें जो है कि ये होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में है, और ये हथनौरा से जो है कि हमें जो है कि कुछ मानव के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, एक ही स्थान से प्राप्त हुआ है, और ये हमारा जो है कि अपवाद है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या पूरा पाषाण काल के कुछ ऐसे स्थल हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत नामी है, जो बहुत इतिहास में उनका महत्व है, तो हाँ, हमें पूरा पाषाण काल के हमें कुछ ऐसे स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं और वहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका पलवरम। पलवरम का महत्व इस बात में है, एकदम याद रखिए, पलवरम का महत्व इस बात में है कि पलवरम में ही सर्वप्रथम जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक व्यक्ति जो है पूरा पाषाणिक औजार को जो है कि यहाँ से प्राप्त किया था, पेलियोलिथिक टूल्स को यहाँ से प्राप्त किया था। इसलिए पलवरम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। और हमारे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कहाँ से सर्वप्रथम पेलियोलिथिक टूल्स की प्राप्ति हुई थी, तो सर्वप्रथम पेलियोलिथिक टूल्स की प्राप्ति जो है वो पलवरम से प्राप्त हुई थी। ये चेन्नई अर्थात मद्रास के निकट है, तमिलनाडु में है, और यहाँ पर पेलियोलिथिक टूल्स की प्राप्ति करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है और रॉबर्ट ब्रूसफुट है। और वर्ष है 1863 ईस्वी, अर्थात 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पलवरम से पूरा पाषाणिक काल के औजार की खोज की थी। पुनः एक आता है सोहन घाटी। सोहन घाटी जो है वह पाकिस्तान में सोहन नदी जहाँ बहती है वहाँ पर आपको जो है कि सोहन है, स्वात घाटी के आसपास में सोहन घाटी। यहाँ पर 1935 ईस्वी में येल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डी टेरा और पेटरसन महोदय जो है कि उनका एक अभियान यहाँ पर आता है, और उन अभियान से के दौरान जो है यहाँ पर अनुसंधान करते हैं, और अनुसंधान के क्रम में जो है कि उन्हें पूरा पाषाणिक औजार मिलता है। तो इस मामले में सोहन क्षेत्र भी पूरा पाषाणिक औजार के प्रमाण देने वाला क्षेत्र बन जाता है, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और सोहन घाटी क्षेत्र की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो महत्वपूर्ण है, येल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आने वाले डी टेरा एवं पेटरसन महोदय जो है यहाँ पे पूरा पाषाणिक औजार की जो है कि खोज करते हैं। इसलिए डी टेरा और पेटरसन महोदय का संबंध जो है वो सोहन घाटी क्षेत्र से है। इसी तरह भीमबेटका भी एक हमारा पूरा पाषाण काल में एक महत्वपूर्ण स्थल है, और इसका महत्व होने के पीछे कारण ये है कि यहाँ इसकी खोज जो है कि हमारे बहुत प्रसिद्ध पुरातत्वविद B.S. बकनर यहाँ से जुड़े हैं, और B.S. बकनर ने भीमबेटका की खोज की है। और भीमबेटका वह स्थल है जहाँ पर उच्च पुरा पाषाण काल के हमें गुफा चित्रकारी के हमें जो है कि यहाँ से हमें जो है कि प्रमाण मिला है। तो गुफा चित्रकारी का प्राचीनतम प्रमाण देने वाला स्थल जो है हमारा भीमबेटका है, और इस भीमबेटका की खोज जो है हमारे B.S. बकनर महोदय ने की थी, और ये उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। यद्यपि आगे ये मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से भी हमें संबंधित जो है कि स्थल है। पुनः एक महत्वपूर्ण स्थल हथनौरा का भी हमने जिक्र किया था, जहां से होमो इरेक्टस वर्ग के मानव जाति की एकमात्र खोपड़ी जो है कि यहाँ से प्राप्त हुई है। पुनः यहाँ से पशुओं की भारी मात्रा में जो है कि हमें हड्डियां भी जो है कि यहाँ से प्राप्त हुई है, और जीवाश्म भी जो है कि हमें जो है कि जानवरों की जीवाश्म जो है भारी मात्रा में हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। इसी तरह अगर हम मैहर की बात करते हैं
तो मैहर भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, मध्य प्रदेश के सतना जिला में है और यहाँ से जो है कि भारी मात्रा में पैलियोलिथिक टूल्स की जो है कि हमें प्राप्ति हुई है। तो सतना भी जो है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, जहाँ से भारी मात्रा में पैलियो टूल्स की जो है कि हमें जो है कि प्राप्ति हुई है। पुनः बेलन घाटी का भी जिक्र भी हमने किया था। बेलन घाटी भी पुरातात्विक प्रमाण, पूरा पौराणिक काल के पुरातात्विक प्रमाण देने वाला है। बेलन घाटी जो है आज का मिर्जापुर, इलाहाबाद और वाराणसी का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक बेलन घाटी और टोंस नदी बहती है और यहीं पर जो है कि हमें जो है इस पूरे एरिया में, हमें जो है इस बेलन घाटी के पूरे एरिया में हमें पूरा पाषाण काल के जो है कि काफ़ी औजार जो है कि हमें यहाँ पर जो है कि पाया गया है। पुनः अगर पूरा पाषाण काल के क्षेत्रों के बारे में हम बात करते हैं तो बोरी जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है और बोरी जो है कि महाराष्ट्र में पुणे जिले में कुकई नदी के किनारे में अवस्थित है और यहाँ से बहुत ही प्राचीन काल के मानव के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाले टूल्स की हमें जो है प्राप्ति होती है। यह लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व का ये टूल्स है, लेकिन ये अपवाद है, अगर इसे हम किनारे कर देते हैं तो हमें समान तौर पर हमें भारत में भिन्न भिन्न स्थानों से हमें पूरा पाषाण काल के हमें सामग्रियाँ मिलती है। लेकिन बोरी का महत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बोरी जो है कि हमेशा आता है, एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पुनः एक स्थल हमारा जो है मच्छू तावी चिंतामनुगमी पहाड़ी है, ये हमारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है और यहाँ पर हमें जो है पूरा पाषाण काल के फ्लिंट और हमें जो है चट के प्रमाण कहीं से नहीं मिल रहे थे और फ्लिंट और चट जो है आप देख रहे हैं, फ्लिंट जो है चट और पशुओं की हड्डियां जो है हमें जो है कि इसके उच्च पूरा पाषाण काल के जो हमें प्रमाण नहीं मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत में उच्च पूरा पाषाण काल का अवधि के प्रमाण नहीं है, लेकिन चिंतामनुगवी पहाड़ी जो है जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से हमें चट मिला है, पशुओं की हड्डियां मिली है और यहाँ से फ्लिंट के औजार के प्रमाण मिले हैं, जो हमें जो है पूरा पाषाण काल खंड के बारे में हमें पूरा जो है कि हमें बता देता है। यहीं से हमें जो है ब्यूरिन मिली है, जो हमें जो गुफा चित्रकारी के भी जो है कि प्रमाण के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा या अन्य चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता होगा, इसके प्रमाण जो है कि हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये पूरा पाषाण काल की जो अवधि अभी हमने आपको बताया 5 लाख BC से 10,000 BC की अवधि है। इसके बाद जो है कि हमारा मध्य पाषाण काल आता है 9000 BC से 5500 BC के जो कालखंड है वह हमारा मध्य पाषाण कालखंड है। मध्य पाषाण कालखंड जो है एक नवीन कालखंड है। पूरा पाषाण कालखंड के बाद में मध्य पाषाण कालखंड एक नवीन कालखंड है और पूरे पृथ्वी के बदलाव से भी संबंधित है। हमारा जो पूरा पाषाण कालखंड था उस समय पृथ्वी हमारी बहुत ठंड थी और लोग जो है हिली एरिया में रह रहे थे, पहाड़ी एरिया में रह रहे थे, कंदराओं और गुफाओं में रह रहे थे। लेकिन 10,000 BC के बाद हमारे पूरे पृथ्वी में एक क्लाइमेट चेंज जो है आना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी जो है गर्म होती गई, बर्फ पिघले और मानव जो है पहाड़ी और कंदराओं से उतर करके वह मैदानी इलाकों में, नदी घाटियों में धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे। इसके प्रमाण जो है कि हमें मिलने लगता है और इसी के बाद हमारा जो है कि एक नवीन प्रकार के मानव प्रजाति का भी जो है इस धरती पर आगमन होता है, जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस। और आज हम सभी लोग जो इस दुनिया में हैं वो सभी लोग जो है होमो सेपियंस है और होमो सेपियंस जो है एक मेधावी मानव है। तो मेधावी मानव होमो सेपियंस का आगमन जो है 10,000 BC के बाद से प्रारंभ होता है और 10,000 BC से लेकर के 5500 BC का जो एक विशाल कालखंड है, उस विशाल कालखंड को जो है मध्य पाषाण कालखंड के रूप में हम जानते हैं। तो इसके पहले जो हमारा जो है कि पूरा पाषाण कालखंड था, पूरा पाषाण कालखंड के औजार जो थे वो बड़े थे, भारी थे, बोल्डर जैसे दिखाई देते थे। लेकिन जब मध्य पाषाण कालखंड आया तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है औजार के निर्माण में आया, उनकी सामग्रियों में आया। सबसे पहले इस कालखंड में हमारे मानव जाति कुछ नवीन सामग्रियों से भी हमारे परिचित होते हैं। तो मध्य पाषाण काल में क्या है कि हमारी अवधि क्या है, तो 9000 BC से 5500 BC हमारी अवधि है। इस काल में मानव जो है अगेट, जेस्मर, कार्नेलियम और बटिकास नामक नए हमारे जो है कि सामग्री से परिचित हो जाते हैं। यदि पहले के चले आ रहे क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, फ्लिंट, चट,
पशुओं की हड्डियां, इन सब से परिचित तो था ही था, लेकिन कुछ नवीन सामग्री अगेट, जेस्पर, कार्नेलियम और वर्टिकास से भी ये परिचित हो गया। और इस कालखंड में कुछ नवीन औजार बने, लेकिन औजारों का जो स्वरूप है उसमें भारी परिवर्तन हुआ। पूरा पाषाण काल में अर्थात 5 लाख से 10,000 BC के बीच में जो औजार थे वो बड़े थे, बोल्डर की तरह दिखते थे, लेकिन जो मध्य पाषाण काल के औजार बने वो सूक्ष्म हो गए, छोटे हो गए, त्रिकोणाकार के बनने लगे, हमारे अर्धचंद्राकार के बनने लगे, गोलाकार बनने लगे, हमारे औजार सूक्ष्म हो गए। और ये औजार जो है इतने सूक्ष्म हो गए, अब इसे हाथ से डायरेक्ट नहीं पकड़ा जा सकता था, बल्कि इसको पकड़ने के लिए जो है उसमें लकड़ी जो है कुछ को लगाना पड़ता था। इसलिए इस कालखंड में नवीन टेक्नोलॉजी के तौर पर वुड अटैच टेक्नोलॉजी हमारी आ गई, चॉपिंग टेक्नोलॉजी आ गई। मतलब है पूरा पाषाण काल के औजार अगर हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसे हैं, तो हमारे जो है इस काल के औजार जो है कि हमारे छोटे हैं, और इसमें जो है कि हम डंटा इसमें लगा दिए, तब हम इसका जो है कि शिकार हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है कि हमारे जो है मध्य पाषाण काल में हमारी जो है कि एक परिवर्तन आता है हमारे उनके औजारों के बनावट में, और इस आधार पर हम इसे मध्य पाषाण कालखंड के नाम पर हम इसको हम जानते हैं। मध्य पाषाण कालखंड के बारे में अगर और आगे हम देखें तो इस कालखंड में हमें जो है कि गुफा चित्रकारी हमारा जो है कि वो चलता रहा। जो पूरा पाषाण काल के गुफा चित्रकारी थी वो चलती रही, मध्य पाषाण काल में भी चलता रहा, और इसका जो है कि पूरा प्रमाण जो है कि हमें जो है भीमबेटका से और पटने नामक जगह से और बेलन घाटी से हमें मिलता है। इस कालखंड में मध्य पाषाण कालखंड आते आते मानव अग्नि से भी परिचित हो जाता है, और अब मानव अग्नि से जब परिचित होता है तो अब कच्चे मांस के तौर पर नहीं बल्कि पका हुआ मांस जो है कि वो खाने लगते हैं। और अग्नि के प्राचीनतम प्रमाण भी जो है कि हमें गुजरात के लखनऊ से और बेलन घाटी के सराय नहार राय और महदहा से, 3 स्थानों से, गुजरात के लखनऊ से और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के महदहा से और आपके जो है सराय नहार राय से हमें उसके प्राचीनतम अवशेष प्राप्त होते हैं। तो अग्नि से ये परिचित हो जाते हैं। इसी काल में मध्य पाषाण काल में मानव जो है सर्वप्रथम भवन निर्माण करने की कोशिश करता है, और भवन निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण जो है वह राजस्थान के बगौर से, कहाँ से? राजस्थान के बगौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें इसका प्रमाण जो है कि हमको मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो हमें ये 2 टर्मिनोलॉजी जो है आदमगढ़ और बागौर, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न है कि भवन निर्माण के हमारे जो बुनियाद हैं उनके अवशेष पत्थर जमा करके भवन निर्माण की कोशिश की जाती है, उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। पुनः बागौर और आदमगढ़ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण जो है कि हमको प्राप्त होने लगता है। तो पशुपालन जो नवपाषाण काल की एक बहुत बड़ी विशेषता बनती है, उसके प्राचीनतम प्रमाण जो है कि हमें जो है बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से हमको जो है कि प्राप्त होने लगता है। ये मध्य पाषाण काल की हमारी जो है कि विशेषता है। और कमोवेश अगर हम बात करें तो भारत में पूर्वोत्तर भारत और केरल के तट को छोड़ दें तो हमें पूरे भारत से मध्य पाषाण काल के हमें सामग्रियां जो है वो मिलने लगती हैं। मध्य पाषाण काल के कश्मीर के पहलगांव में, पंजाब में उचाली से, और हमारे राजस्थान के सांबर झील से, दिलवाड़ा राजस्थान के क्षेत्र से, कई जगह से हमें मिलते हैं। और मानव जो पूरा पाषाण काल में सिर्फ हमें जो है हथनौरा से मानव के एक अवशेष मिले थे, लेकिन हमें मध्य पाषाण काल में हमें मानव के पूरा अवशेष जो है हमें मिलने लगता है। और ये मिलता है लखनऊ से, सराय नहार राय से, लेखिया पहाड़ी से, मुरहाना पहाड़ी, ये यूपी प्रदेश से हमें मिलता है। और इस काल के कंकाल जो है वो हेमेटिक प्रजाति, भूमध्यसागरीय प्रजाति और हमारे जो है कि आदि नाडिक प्रकार के हमारे जो हैं कि जीवाश्म जो है मानव के हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो है कि मध्य पाषाण है। नवपाषाण काल में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो नवपाषाण काल में हमें सबसे बड़ी विशेषता नवपाषाण काल की ये है कि इसकी अवधि जो है वह 5000 BC से 3000 BC के बीच में इसकी अवधि है। इस काल में मानव आते आते वह कृषि से परिचित हो जाता है। इस काल में मानव जो है
वह पहिए से परिचित हो जाता है। और पहिया और कृषि ने इस काल में क्रांतिकारी बदलाव लाया। कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण की बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, तो मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। और अगर हम भारत देश के अंदर में हम लोग बात करते हैं तो हमें जो है कि इलाहाबाद के आसपास में हमें जो है कि हमें धान के अवशेष भी जो है कि हमें मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो धान का, चावल का प्राचीनतम जो प्रमाण हमें मिलता है गोरखपुर के आसपास में लहरुआ देव से, और इलाहाबाद के कोल्डी हवा से 5500 BC का हमें प्राचीनतम प्रमाण जो है कि हमको देखने के लिए मिलता है। हमें इस दौर के लोग जो है, नौपाषाण काल के लोग जो है वह नवीन पत्थर से परिचित होते हैं। और नौपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहले से चले आ रहे तमाम सामग्रियों का उपयोग तो करते ही करते हैं, इस काल में घिया पत्थर से वो परिचित हो जाते हैं, नवीन पत्थर से परिचित हो जाते हैं। और इस काल के मानव जो उपकरण बनाते हैं, उन उपकरणों को घिस करके, चमका करके, छील करके बहुत ही आकर्षक स्वरूप प्रदान करते हैं। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि औजार को बड़े ही आकर्षक और सुंदर तरीके से पॉलिश करके उनको जो बनाते हैं ये, और नवीन पत्थर से जो है स्टेटाइट करके नवीन पत्थर से जो है कि ये परिचित हो जाते हैं। ये नौपाषाण काल के औजार के मामले में नवीनता आती है, सुंदरता आती है, इसलिए नौपाषाण काल औजारों के मामले में नवीनता को प्रस्तुत करता है। इस काल में कृषि से लोग परिचित हो जाते हैं। इस काल में जब कृषि से परिचित होते हैं तो अस्थाई बस्ती से वो परिचित हो जाते हैं, और अस्थाई बस्ती जब आती है तो उनके सामने पारिवारिक जीवन जो है कि संकल्पना जो है कि वो सामने आना प्रारंभ हो जाती है। पारिवारिक जीवन की भी संकल्पना, अस्थाई जीवन की संकल्पना हमारी हो जाती है। और इसी अवधि में हमें आदिम विश्वास के तरफ जो है कि आदिम टोना टोटका के तरफ जो है कि इनका जो है कि ध्यान चलने लगता है। इस काल में वह अंतिम श्राद्ध क्रम, अंतिम तौर पर जो है कि मानव को दफनाने की प्रक्रिया का भी जो है प्रमाण जो है कि हमको मिलने लगता है। इस प्रकार मानव जो है कुछ परिष्कृत हो चुका है, और मानव अब धीरे धीरे प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर होना जो है कि प्रारंभ हो चुका है। इस काल में हमें जो है कि फैलिक वर्शिप के प्रमाण मिलते हैं। फैलिक वर्शिप मतलब कि प्रोडक्टिविटी के हमें प्रमाण मिलते हैं। और इस काल में हमें लगभग जो है संपूर्ण भारत से हमें इसके प्रमाण जो है कि प्राप्त होते हैं। पूरे भारत से जो है कि हमें जो है प्राप्त होते हैं। जैसे पाकिस्तान में मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, गुजरात में जोरवा से प्राप्त होता है। ऑलमोस्ट जो है कि पूरे भारत में, पूर्वोत्तर भारत में डियोजेली हेडिंग से प्राप्त होता है। केरल के तट से हमें प्राप्त होता है। ऑलमोस्ट पूरे भारत में हमें जो है नौपाषाण काल के बस्तियां हमें प्राप्त होती है। नौपाषाण काल की हमारी ये विशेषता है। चलें आज हम इसी प्रगतिहासिक काल के बारे में हम यहाँ तक हम रखे हैं, फिर अगले क्लास में हम आपको अगला चरण के बारे में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।